एक सुंदर से जंगल में रानो चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ रहती थी। रानो चिड़िया इंतहाई ईमानदार और बहुत होशियार चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने जंगल के चौराहे पर एक छोटी सी चाय की दुकान बना रखी थी। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के पास चाय पीने के लिए आते। अब जंगल में मौसम बदलने लगता है। ठंडी हवाओं ने जंगल में और भी सर्दी बढ़ा दी थी। शाम होते ही रानो चिड़िया अपनी दुकान बंद कर वापस घर चली जाती है। मामा, अभी तो शाम हुई है और आप इतनी जल्दी घर वापस भी आ गई। हाँ कोको, क्योंकि जंगल के पक्षी सर्दी होने के कारण जल्दी घर वापस चले जाते हैं और मेरे स्टॉल पर चाय पीने के लिए कोई भी नहीं आता। लेकिन मामा, सर्दी होने के कारण जंगल के पक्षी तो चाय ज्यादा पीते हैं। लेकिन कोको, ऐसे मौसम में चाय के साथ स्वादिष्ट चीज खाने का भी मन करता है, लेकिन मेरे स्टोर पर तो सिर्फ चाय ही मिलती है। तो मम्मा, आप भी कोई स्वादिष्ट चीज बना लीजिए। इस तरह तो आपके स्टोर पर पक्षियों की भीड़ लगी रहा करेगी। कोको, कहते तुम सही हो। मैं भी काफी समय से यही सोची, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं ऐसी क्या चीज बेचूं जो जंगल के पक्षियों को बहुत पसंद आए। मामा, गाजर का हलवा। सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा खाने का अपना ही मजा है। कोको, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। सर्दियों के मौसम में अगर गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए तो जंगल के पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। मैं कल से ही जंगल में गाजर का हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दूंगी। फिर जंगल में रात हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। जंगल में सुबह हो जाती है। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर के पीछे वाले खेत में जाती है। फिर रानो चिड़िया गाजर के खेत से ढेर सारी गाजर तोड़ लेती है। रानो चिड़िया वो गाजर की टोकरी लेकर जल्दी से वापस अपने घर जाती है। फिर रानो चिड़िया वो गाजरों को बड़ी मेहनत से धोकर छील लेती है और हलवा बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। रानो चिड़िया के हलवे की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। कबूतर, ये कितनी स्वादिष्ट चीज की खुशबू आ रही है। मिठू, ये किसी और चीज की खुशबू नहीं बल्कि गाजर के हलवे की खुशबू है। कबूतर यार, लगता है किसी पक्षी ने गाजर का हलवा बनाया है। ठंड के मौसम में गाजर का हलवा खाने का अपना ही मजा है। मिठू, कहते तुम सही रहे। गाजर के हलवे की खुशबू से तो मेरे चोंच में पानी आ रहा है। मेरा बड़ा मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का। तो चलो कबूतर, हम जाकर हलवा खाते हैं। मिठू, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। कोई पक्षी हमें गाजर का हलवा क्यों खिलाएगा? वो हलवा तो उसने अपने लिए ही बनाया होगा। मिठू, हम तो वो गाजर का हलवा जरूर खाएंगे, क्योंकि हलवे की खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि रानो चिड़िया के चाय के स्टॉल से आ रही है। लगता है गर्मा गर्म चाय के साथ आज वो गाजर का हलवा भी बेचने वाली है। फिर मिठू और कबूतर जल्दी से रानो चिड़िया के स्टॉल पर जाते हैं। चिड़िया, जल्दी से गर्मा गर्म एक प्लेट गाजर का हलवा खिला दो और साथ में एक कप चाय भी दे दो। चिड़िया, तुम्हारे पंखों से बना हुआ गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट है। फिर क्या था, रानो चिड़िया की चाय और गाजर के हलवे की जोड़ी बेहद मकबूल हो गई। जंगल के सभी पक्षी ये कहते कि सर्दियों की शाम में इससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रानो चिड़िया स्टॉल से अपनी एक दुकान बना लेती है। यूं रानो चिड़िया का गाजर का हलवा और चाय का काम खूब चमका, जिसने जंगल के पक्षियों के लिए सर्दियों की शाम और भी रंगीन। फिर जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के गाजर का हलवा और चाय के साथ सर्दियों की शामों का भी खूब मजा लेती। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत से जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया इंतहाई समझदार और मेहनती चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने कई साल मेहनत कर घास और मोटे फूलों के बीज जमा किए थे और एक खूबसूरत सा बाग तैयार किया था, जहाँ रानो चिड़िया ने मुख्तलिफ किस्म के फूल और पौधे लगाए थे। एक दिन रानो चिड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसे कुछ जादुई बीज मिलते हैं। न जाने ये बीज किस चीज के हैं। ऐसा करती हूँ, इन बीजों को अपने बाग में ले जाती हूँ, वहाँ जाकर इन्हें लगा देती हूँ। क्या पता शायद इसमें से कोई खूबसूरत फूलों वाले पौधे ही निकल आए। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया वो बीज अपने साथ ले जाती है। फिर रानो चिड़िया उन बीजों को अपने बाग के साथ ही लगा देती है। रानो चिड़िया ने उन बीजों को बड़ी मोहब्बत से पानी दिया और धूप दी। और फिर चंद ही दिनों बाद उन बीजों में से सुंदर सुनहरी रंग के पौधे बाहर निकल आए। ये पौधे बिल्कुल भी आम नहीं थे, बल्कि इन पौधों की खुशबू जंगल के कोने कोने तक फैल चुकी थी और रानो चिड़िया इन पौधों को देखकर बेहद खुश थी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया खुशी खुशी उस पौधे की देखभाल करने लगती है, जो कि अब बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। कुछ समय बाद ही उस पेड़ पर बहुत सुंदर से और अजीब से फूल लग जाते हैं, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश थी। ये फूल कितने सुंदर हैं। आज तक मैंने इतने सुंदर फूल कभी नहीं देखे। ये बहुत सुंदर और खुशबूदार फूल हैं। और ये पेड़ भला किस चीज का हो सकता है? ऐसा पेड़ और ऐसे खूबसूरत फूल मैंने कभी नहीं देखे। इस पेड़ और इसके फूलों की वजह से मेरा बाग और भी सुंदर हो गया। उन फूलों की खुशबू जंगल में दूर दूर तक फैल जाती है। उन फूलों की खुशबू के कारण
जंगल के बहुत सारे पक्षी आते और उन फूलों को देखते। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। कालू, मेरे सुन अकलमंद पति, क्या तुमने चिड़िया के उन फूलों के बारे में सुना है? हाँ गौरी, मैंने उन फूलों के बारे में सुना है। जंगल का हर पक्षी उन फूलों के बारे में बात करता है। कालू, कौन सी बात तुम मुझे भी बताओ। गौरी, यही बात कि वो फूल बहुत सुंदर हैं और आज तक ऐसे फूल कभी किसी पक्षी ने नहीं देखे। क्योंकि वो कोई मामूली फूल नहीं है। क्या मतलब गौरी? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। कालू, मैंने सुना है कि वो फूल जादुई हैं। अगर वो फूल लगाए जाएं, पक्षी और भी सुंदर हो जाएंगे। अब मुझे वो फूल चाहिए और वो फूल तुम मेरे लिए तोड़ कर लाओगे। कालू, अब तुम देख लो, अगर वो फूल तुम तोड़ कर ना लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गौरी, तो मायके जाने वाली बात मत किया करो। मैं तुम्हारे लिए वो फूल जरूर तोड़ कर लाऊंगा। फिर कालू कौवा गोरी कौवी के लिए वो फूल लेने के लिए जाता है। कालू कौवा मौका पाते ही वो जादुई फूल तोड़ लेता है। कालू कौवा जैसे ही जाने लगता है तभी रानू चिड़िया भी आ जाती है। ओए दुष्ट कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती हो, तुम यहाँ आ सकती हो, लेकिन तुमने ये फूल क्यों तोड़े? सकता और ये फूल तुम्हारे नहीं है। ये पेड़ जंगल में लगा हुआ है, तो जंगल का कोई भी पक्षी इन फूलों को तोड़ सकता है। अब पीछे हटो और मुझे जाने दो। फिर रानू चिड़िया चुपचाप कालू कौवे को वो जादुई फूल लेकर जाने देती है। अगले ही दिन रानू चिड़िया उस पौधे में एक जादुई पानी डालती है। हर रोज की तरह कालू कौवा आज भी वो जादुई फूल तोड़ कर ले जाता है और गोरी कौवी उन फूलों का पेस्ट बनाकर अपने पंखों पर लगा लेती है। और कालू कौवा जब वापस घर आता है तो गोरी कौवी को देखकर हंसने लगता है। गौरी, ये तुमने अपने पंखों के साथ क्या किया है? बहुत बुरे लग रहे हैं। कालू, कालू, मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। ये सब उन जादुई फूलों के कारण हुआ है। वो फूल लगाते ही मेरे पंख रंग बिरंगे हो गए। और लगाओ जादुई फूल, तुम्हें ही तो सुंदर बनना था, अब बन गई ना सुंदर। कालू, कालू, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले तो तुम हंसना बंद कर दो। मैं पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और तुम मुझ पर हंस रहे हो। मेरी सहायता करो। कालू, प्लीज कुछ करो। इन पंखों के साथ तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। पक्षी मेरा बहुत मजाक। अच्छा गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया के पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। फिर कालू कौवा सारी बात सच सच चिड़िया को बता देता है। कौवे, मुझे तुम्हारी पत्नी का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। इस तरह गोरी और कालू को अपने किए की सजा मिलती है। क्या गोरी और कालू के साथ ठीक हुआ या नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। चिड़ियों का वो परिवार खुशी खुशी अपने घोंसले में बैठा हुआ था, जबकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बेबो, आज जो दाना लाया हूँ वो मेरी बेटी गुड़िया को बहुत पसंद आएगा। ओहो, वाह वाह गुड़िया, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खास दाना ढूंढ कर लाए हैं। हमेशा ऐसा ही रहेगा ना? हम तीनों साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। जब तक हमारे पर हैं, हमारी उड़ान है। गुड़िया मेरी जान, हम साथ हैं। फिर वो तीनों हंसने लगते हैं और घोंसले में बैठकर एक दूसरे से बातें शुरू कर देते हैं। जबकि बाहर काले बादल आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे, मगर कभी कभी बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, तकदीर के फैसले भी ले आती है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है, दिनों तक चलती है, घोंसला भीगता है, खाने की किल्लत भी होना शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपने घोंसले में बहुत परेशान थे, क्योंकि जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। मम्मा, मम्मा, अब मुझे ये बारिश अच्छी नहीं लग रही। मुझे बहुत भूख लग रही है, जबकि घर में खाने के लिए एक सूखा दाना तक नहीं है। गुड़िया मेरी जान, ऐसा करो, सो जाओ, कुछ दाना नहीं बचा। कल कुकू जाएंगे और सुबह तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। देवो, मैं जानता हूँ बाहर खतरा है, लेकिन हम बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। फिर पापा चिड़ा बारिश में ही भोजन की खोज के लिए निकल जाता है। वो जंगल में इधर उधर उड़ता है, आखिरकार उसे भोजन मिल ही जाता है। कुकू उड़ते उड़ते थक गया था, इसी कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेना शुरू कर देता है। ये मीठा फल मेरी बेटी गुड़िया को बहुत पसंद आएगा, अब उसे भूखा रहना नहीं पड़ेगा। वो बैठा इसी तरह सोच रहा था कि अचानक पेड़ की एक टहनी टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। कोई मेरी सहायता करो, मैं घायल हो गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। मुझे अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। बेबो, गुड़िया, तुम दोनों मुझे क्षमा कर दो।
ऐसा कहते ही कुकू हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, वो मर जाता है। वो दोनों काफी समय तक अपने घोंसले में बैठकर कुकू का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन जब कुकू घर वापस नहीं आता तो मामा चिड़िया समझ जाती है। कुकू, गुड़िया के पापा, मैंने आपसे कहा भी था कि बाहर मत जाइए, बाहर बहुत खतरा है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप हम अकेले रह गए हैं। मम्मा, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? और पापा को गए कितना समय बीत गया, लेकिन अभी तक वो भोजन लेकर वापस क्यों नहीं आए? गुड़िया मेरी जान, मुझे नहीं लगता कि कुकू अब वापस आएंगे, तो घोंसले में रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ा दूर जाते ही मामा चिड़िया को भोजन मिल जाता है, लेकिन मामा चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर एक टहनी पर बैठ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पंख क्यों जल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, लेकिन मुझे भोजन लेकर घर जाना ही होगा। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मामा चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा था, उसके पंखों में अब हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन मामा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने घर वापिस आती और आते ही घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? आप आते ही घोंसले में क्यों लेट गईं? गुड़िया मेरी जान, मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मम्मा, मम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पहले पापा भोजन ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए, और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? गुड़िया खामोश हो जा, मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारा घर बहुत कमजोर है, ज्यादा बारिश के कारण किसी भी समय टूट सकता है। तुम मेरी बात मानो और गौरी का पेड़ मिठू तोते के पास चले जाना। ऐसा कहते ही बेबो चिड़िया की सांसें बंद हो जाती हैं, वो हमेशा के लिए सो जाती है। मम्मा, मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पहले पापा छोड़कर चला गया, और अब मैं अकेली क्या करूँगी? फिर गुड़िया रोती हुई अपने घर से निकलती है और सीधा गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि अपने घर के बाहर आती है। गुड़िया, गुड़िया, इतनी बारिश में तुम इस समय क्या कर रही हो? गौरी आंटी, बहुत बुरा हुआ, मेरे पापा और मम्मा दोनों मर गए हैं। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं आग के पास चली जाऊँ। गुड़िया, क्या बेबो सच में मर गई? मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। गौरी आंटी, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मम्मा ने कहा था मैं आग के पास चली जाऊँ, आप मेरी सहायता जरूर करेंगी। गुड़िया वो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने घोंसले में रख सकूं। आज की रात तुम यहाँ गुजार लो, कल यहाँ से चली जाना। वैसे भी मेरा घोंसला बहुत छोटा है, मैं तुम्हें अपने घोंसले में नहीं रख सकती। ठीक है गौरी आंटी, बस मैं आज रात यहाँ गुजारूंगी और कल वापस चली जाऊंगी। फिर गौरी कवि गुड़िया को अपने घर ले जाती है। गौरी, ये चिड़िया की बेटी यहाँ क्या कर रही है? कारो जी, बहुत बुरा होगा इस बच्ची के साथ, इसकी माँ मर गई है, इसी कारण ये हमारे पास आई है। बस एक ही रात, हमें तंग न करना, चुपचाप वहाँ कोने में बैठ जाओ। फिर गुड़िया चुपचाप एक कोने में बैठकर रोती है। पूरी रात बगैर आवाज के आंसू में बहते रहते हैं। एक ही रात में गुड़िया बच्ची नहीं रही, वो वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी। वो गौरी कवि के घर से निकलती है, रात होने से पहले अपने घर की मरम्मत कर लेती है और अपने खाने के लिए भोजन ढूंढती है और वापस अपने घोंसले में आ जाती है। वो अपने घोंसले में लेटकर अपने मम्मा पापा को याद करने लगती है और साथ में रो रही थी। अब ना कोई मम्मा, ना पापा, ना किसी से उम्मीद, बस मैं और हिम्मत। रात होती है और बारिश होना शुरू हो जाती है। गुड़िया खामोश बैठी थी, एक दाना चुन रही थी, आंखों में आंसू नहीं, सुकून है। बारिश पहले सब कुछ बहाकर ले गई, लेकिन इस बार बारिश उसकी हिम्मत को सलाम कर रही थी। मम्मा, पापा, आप नहीं हो, पर आपकी दुआएं मेरे पंखों में है। मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन कभी रुकूंगी नहीं। एक सुंदर से जंगल में एक बेबो चिड़िया नाम की एक पक्षी रहती थी। बेबो चिड़िया ने बहुत मेहनत से अपनी जमीन को फसल के लिए तैयार किया था। आज बेबो चिड़िया बड़ी खुशी खुशी उस फसल का बीज लेकर आती है। बस इस बार मेरी मेहनत रंग ले आए, ये सोने जैसे बीज हैं। अगर सब कुछ ठीक गया तो ये फसल पूरे जंगल में सबसे शानदार होगी। बेबो चिड़िया बीज जमीन पर गिराती है, तभी उड़ता हुआ मिठू बेबो चिड़िया के पास आता है। अरे बेबो, ये कैसे बीज हैं? इतने चमकदार, क्या सोना बो रही हो? नहीं नहीं मिठू, ये सुनहरी मक्की है।
जायके में लाजवाब और पक्षियों को ताकतवर बनाने वाली। लेकिन मिट्ठू, किसी को मत बताना। बेबो, तुम्हें तो पता है मैं किसी की बात किसी और पक्षी को नहीं बताता। तुम बस समझो कि मेरी जुबान कट गई। लेकिन मिट्ठू अपने मन में कुछ और सोच रहा था। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जंगल के सभी पक्षियों को पता होना चाहिए कि बेबो चिड़िया इस साल सुनहरी मकई की फसल करने वाली है। मैं जाकर चुपचाप जंगल के पक्षियों को बता दूंगा। ऐसा सोचने के बाद मिट्ठू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और वहीं थोड़ा दूर एक दरख्त के पीछे कालू और गोरी छुपकर बेबो चिड़िया को ये सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। गौरी, ये छोटी चिड़िया तो बहुत बड़ा पंगा ले रही है। अगर इसकी फसल अच्छी हो गई तो ये सब हमें भूल जाएंगे और ये जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हैं? चलो रात को ही ये बीज चुरा लेते हैं, फिर हम भी उगाएंगे और फिर हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। गौरी, ऐसे उल्टे कामों में तुम्हारा दिमाग तो लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है। रात हो गई थी। गोरी और कालू चुपचाप अपने घोंसले से निकलते हैं, सीधा बेबो चिड़िया के खेत में जाते हैं। वहीं बेबो चिड़िया गहरी नींद अपने घोंसले में सो रही। फिर कालू कौवा चुपके से बेबो चिड़िया के घर दाखिल होता है और वो बीजों वाली थैली चुरा कर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कालू जी, आपका कोई जवाब नहीं। आप चुपके से बेबो चिड़िया के सारे बीज चुरा कर ले आए और उसे कोई खबर भी ना हुई। अब देखते हैं बेबो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर पक्षी कैसे बनेगी। जंगल में सुबह हो जाती है। जब कालू कौवा वो थैला खोल कर देखता है तो वो खाली था। गौरी, ये क्या? इस थैले में तो बीज है ही नहीं। लगता है चिड़िया बहुत होशियार निकली। उसे पता था कि कोई ना कोई पक्षी उसके बीज चुराएगा, इसीलिए उसने बीज कहीं और छुपा दिए होंगे। कालू, तुम सही कह रहे हो। वो मनहूस छोटी चिड़िया बहुत चालाक है। इस बार तो वो बच गई। देखते हैं अगली बार वो कैसे बचेगी। बेबो चिड़िया सीधा अपने कमरे में जाती है, अलमारी खोलकर वो बीज निकालती है और जाकर जमीन में लगा देती है। बेबो चिड़िया बहुत मेहनत करती है और कुछ ही समय के बाद बेबो चिड़िया की सुनहरी मकई वाली फसल तैयार हो जाती है। मेरी फसल तैयार तो हो गई है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। लगता है कुछ ना कुछ गलती हो गई है। कल आखिर मैं ये फसल काट लूंगी। दूसरी तरफ गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी बेबो चिड़िया को देख रही थी। मनहूस छोटी चिड़िया तो काल फसल काटने के बारे में सोच रही है, लेकिन मैं तुम्हें ये फसल कभी काटे नहीं दूंगी। अगर तुमने ये फसल काट ली तो जंगल की अमीर पक्षी बन जाओगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर गौरी कौवी गुस्से से वापस अपने घोंसले में आती है, जहाँ कालू कौवा बड़े मजे से सो रहा था। कालू, मेरे सोने अकलमंद पति, तुम बस सोते रहना। वहाँ मनहूस छोटी चिड़िया अपनी फसल के कटाई के बारे में सोच रही है। अगर उसने फसल काट ली तो अमीर पक्षी बन जाएगी। गौरी, तुमने पहले भी तो योजना बनाई थी, लेकिन वो हमारे किस काम नहीं आई। कालू, अपनी ज्यादा चून चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक और योजना है जो इस बार तो काम करेगी। ठीक है गौरी, बताओ इस बार तुमने कौन सी योजना बनाई है। फिर गौरी कौवी अपनी सारी योजना कालू कौवे को बताती है। गौरी, इस बार तो कोई भी उस मनहूस छोटी चिड़िया को नहीं बचाएगा। तुम्हारी योजना तो इस बार बहुत शानदार है। जंगल में रात हो जाती है। कालू और गौरी जब आधी रात हो जाती है तो अपने घोंसले से निकलते हैं। मटके में पानी भरकर बेबो चिड़िया की फसल में डालना शुरू कर देते हैं। वो सारी रात बेबो चिड़िया की फसल में ढेर सारा पानी जमा कर देते हैं और सुबह होने से पहले वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। अब देखती हूँ वो छोटी मनहूस चिड़िया कैसे जंगल की अमीर पक्षी बनेगी। हाँ गौरी, अब उसकी फसल खराब हो जाएगी। जब फसल ही नहीं रहेगी तो वो चिड़िया कैसे अमीर बनेगी। जंगल में सुबह हो जाती है। बेबो चिड़िया अपना मटका उठाकर जब अपनी फसल की तरफ जाती है तो फसल में पानी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये मेरी फसल किसने खराब कर दी। मैं तो सोच रही थी कि आज अपनी फसल काट कर जंगल में बेच दूंगी, लेकिन ये सारी फसल में पानी किसने डाल दिया। मेरी फसल तो पहले खराब हो जाएगी। तभी गुगलू कबूतर उड़ता हुआ बेबो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं तुम्हें बताने आया था कि तुम एक दफा और अपनी फसल में पानी लगा दो। इस तरह तुम्हारी फसल और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी।
लेकिन गुगलू को बोला तुमने तो कहा था कि फसल को बस 3 दफा ही पानी देना है। बेबो, अच्छा क्या तो तुमने मकई में पानी लगा दिया, इस तरह ये मकई पहले से ज्यादा अच्छी पक कर तैयार होगी। गुगलू, ये पानी मैंने नहीं लगाया, न जाने किस पक्षी ने लगाया है। मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी कि कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए। नहीं नहीं बेबो, इस पानी से तुम्हारी फसल खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये सारी बात मिट्ठू तोता सुन लेता है। वो जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू यार, तुम्हें पता है बेबो चिड़िया की फसल में किसी ने बहुत सारा पानी डाल दिया है। हाँ हाँ मिट्टू, मैंने सुना है अब उस बेचारी चिड़िया की फसल खराब हो जाएगी। नहीं नहीं कालू, उसकी फसल खराब थी बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं अभी गुगलू कबूतर की सारी बातें सुन कर आया हूँ। मिट्टू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ कालू यार, मैं सच बोल रहा हूँ। वो चिड़िया तो फसल में पानी लगाने के बारे में सोच ही रही थी। न जाने किस पक्षी ने उसकी सहायता करके फसल में पानी लगा दिया। अब वो चिड़िया बहुत खुश है। मिट्ठू तोते की बात सुनकर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में आता है। गौरी, तुम्हें पता है चिड़िया के साथ क्या हुआ? कालू जी, तुमने जो कहना है जल्दी कहो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घोंसले में लेटकर सोना चाहती हूँ। वैसे भी सारी रात नहीं सोई। चिड़िया की फसल खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। वैसे भी वो चिड़िया फसल को पानी लगाने के बारे में सोच रही थी। तुम्हारी योजना के मुताबिक वो पानी हमने लगा दिया। क्या हमने चिड़िया की फसल को बर्बाद करने की बजाय उसे अच्छा कर दिया? और जब भी हम उस चिड़िया के साथ बुरा करने के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ अच्छा ही हो जाता है। जहाँ गौरी और कालू अपने घोंसले में दुखी बैठे हुए थे, वहीं बेबो चिड़िया अपनी फसल को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इस बार फिर गौरी कौवे का बेबो चिड़िया को परेशान करने का सपना ही रह जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच परिंदों का एक खूबसूरत गांव था, जहां सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, जिसमें मिट्ठू, चिड़िया, कौवा और बुलबुल शामिल थी। इसी गांव में एक बड़ा पेड़ था, जहां सभी पक्षी बड़े खुश होकर बैठा करते थे। रात होते ही सभी पक्षी वहां जमा हो जाते और सारे दिन की बातें करते। बुलबुल और चिड़िया पहले ही वहां आकर बैठ जाते हैं, तभी वहां कालू कौवा आता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। कौवे, थोड़ा समय और इंतजार कर लो। अभी कबूतर और मिट्ठू नहीं आए। जब वो आ जाएंगे तो हम सब पक्षी मिलकर खाएंगे। ओए मोटी बुलबुल, अपनी चोंच बंद रखो। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे खाना है या नहीं। ओए दुष्ट कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मुझे मोटी कहा। तुम तो हर समय बस लड़ने का बहाना ढूंढते हो। मैं किसी पक्षी से नहीं लड़ता। मैं जंगल में सबसे रहीन पक्षी हूँ। मेरे ही कारण तुम सब पक्षी आजाद घूम रहे हो। कौवे, कहीं तुम सस्ता नशा तो करके नहीं आए आज? कालू कौवा और बुलबुल आपस में लड़ रहे थे कि तभी वहाँ मिट्ठू भी आ जाता है। कालू कौवे, क्या हो गया? तुमने काई काई क्यों लगा रखी है? मिट्टू, तुम ही तो हो जंगल के बादशाह और हम सब पक्षी तुम्हारे गुलाम हैं, तो यहाँ बैठकर तुम लोगों का इंतजार करते रहे। कालू, इस बात में शक नहीं है कि जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी मैं ही हूँ और मेरे कारण ही जंगल की सुंदरता में इजाफा होता है। सुंदर? और तुम? शीशे में शक्ल देखी है तुमने? कौवे, अपनी गंदी चोंच बंद रख। ये मैं ही हूँ जो सुबह करके बैठा हुआ। अगर कोई और पक्षी होता तो वो तुम्हारी चोंच तोड़ देता। गंदी मोटी चोंच वाले तोते, तो तुम्हारी इतनी मजाक कि तुम कालू कौवे की चोंच तोड़ोगे। कालू कौवे और मिट्टू के आपस में लड़ने की आवाज़ सुनकर गुगल कबूतर भी आ जाता है। तुम इस तरह चीख-चिल्लाकर ये बात साबित नहीं कर सकते कि ये जंगल की सुंदरता तुमसे नहीं बल्कि मुझसे है। बड़े आए जंगल की सुंदरता। ये जंगल की सुंदरता मेरे कारण है, क्योंकि मेरी सुरीली आवाज से जंगल की सुंदरता में और इजाफा हो जाता है। बड़ी आई सुरीली आवाज वाली जंगल की सुंदरता सिर्फ मेरी वजह से है। बस बहुत हो गया। जंगल की सुंदरता हम सब पक्षियों के इकट्ठा रहने में है, किसी एक पक्षी से नहीं है। कबूतर की बात सुनकर कालू कौवा, मिट्ठू और बुलबुल गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ऐसा क्या हो गया कि जंगल के सभी पक्षी आपस में इस तरह से लड़ना शुरू हो गए? गुगल कबूतर, मुझे भी समझ नहीं आया। कालू कौवा जब आया तो वो गुस्से में था और आते ही लड़ना शुरू हो गया और सब ये कहना शुरू हो गए कि हाँ, सुंदरता जंगल की उनके कारण है। चिड़िया, हमें कुछ करना होगा। अगर ये सब पक्षी इस तरह लड़ते रहे तो हमारे जंगल की सुंदरता खराब हो जाएगी। गुगल कबूतर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ कि सुंदरता जंगल की इस वजह से है कि हम सब पक्षी मिलजुल कर रहते हैं।
किसी एक पक्षी के कारण नहीं। रानो, यही बात हमें जंगल के पक्षियों को समझानी है। जंगल में सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी जंगल के बाकी पक्षियों को देख रही थी, जो कि खुद तो काम कर रहे थे लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। ये क्या लगता है, कल की बात के कारण जंगल के सब पक्षी अभी तक नाराज हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। रानो चिड़िया कुछ सोचने लगती है। कुछ सोचने के बाद रानो चिड़िया अपने घर से चली जाती है। गुगलू कबूतर, हमें कुछ करना होगा। जंगल के सभी पक्षी अभी तक नाराज हैं। कोई भी पक्षी आपस में बात नहीं कर रहा। चिड़िया, मुझे पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मैंने बुलबुल बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन कबूतर, हम इस तरह से हार भी तो नहीं मान सकते। ठीक है चिड़िया, अब मैं जाकर कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कालू कौवा मान गया तो जंगल में ये लड़ाई खत्म हो सकती है। ठीक है कबूतर, मैं भी नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ। फिर गुगलू कबूतर जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू यार, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। गुगलू कबूतर, क्या हुआ? कोई समस्या हुई है जो तुम मुझे पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे? फिर गुगलू कबूतर कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता है। गुगलू, अपनी गंदी चोंच बंद कर लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन कालू, तुम मेरी बात तो सुनो। कबूतर, तुम जाते हो या मैं तुम्हारा पंख तोड़ दूं? कालू कौवे की बात सुनकर गुगलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। कबूतर भैया, क्या कालू कौवे ने आपकी बात सुनी? चिड़िया, मैं तो अपनी जान बचा कर आया हूँ, दोबारा मैं कालू कौवे के पास नहीं जाऊंगा। चिड़िया, अब इन सब पक्षियों को समय पर छोड़ दो। समय ही इन पक्षियों को कुछ समझा सकता है, हम दोनों इन्हें नहीं समझा सकते। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन एक शिकारी जंगल में आ जाता है। वो एक जगह कुछ दाने बिखेर कर बैठ जाता है। तभी वहाँ मिट्टू आता है और वो दाना खाना शुरू कर देता है। इस तरह मिट्टू शिकारी के जाल में फंस जाता है और अपनी सहायता के लिए आवाज लगाने लगता है। रानो चिड़िया, जो अपने घर के बाहर बैठी थी, मिट्टू की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी सहायता करो, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। मेरी मदद करो, नहीं तो ये शिकारी मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। फिर चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। जल्दी से चलो मेरे साथ। चिड़िया, शांत हो जाओ। क्या हुआ और मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूं? कालू भैया, आपको पता है मिट्टू शिकारी के जाल में फंस गया है। हमें उसकी सहायता करनी होगी। जल्दी चलो। चिड़िया, मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। उसे बड़ा फख्र था अपनी सुंदरता पे। अपनी सुंदरता के कारण अब वो उस शिकारी से बच जाए। बस कालू कौवे, बहुत हो गया। ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है। मिट्टू की जगह कोरी और जग्गू भी तो हो सकता था। चिड़िया, तुम्हारी इसी बात के कारण मैं मिट्टू की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। चलो जल्दी फिर। फिर कालू कौवा अपनी तेज चोंच से मिट्टू के जाल को काटना शुरू कर देता है, जबकि शिकारी बड़े मजे से पेड़ की छांव में सो रहा था। जाल के कट जाने के बाद वो सब पक्षी जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिड़िया के कहने पर मिट्टू और कालू कौवा एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। इस तरह जंगल के सभी पक्षियों को एक बात समझ आ गई कि जंगल की सुंदरता किसी एक पक्षी के कारण नहीं, बल्कि सब पक्षियों के साथ रहने में है। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा।